नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रेयांश। आपका स्वागत है मेरे चैनल काला साया पर और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। लेकिन दोस्तों, आप कहानी तो सुन लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साइड में हाइप का बटन दबा दें ताकि मैं इसी तरह की कहानी आप तक पहुंचाता रहूं। दोस्तों, ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जिनका नाम अरुण है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं अरुण के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम अरुण चौधरी है। उम्र करीब 40 साल। जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा ट्रक की सीट पर बीता है। गांव के लोग मुझे अरुण ड्राइवर कहकर बुलाते हैं। मैं एक छोटे से गांव से आता हूं। गांव में हमारे पास ज्यादा जमीन नहीं थी, पर पिताजी खेती बाड़ी करते थे। पर घर का गुजारा मुश्किल से चलता। 3 छोटे भाई बहन थे। माँ चाहती थी कि मैं पढ़ाई करूं, लेकिन किस्मत मुझे सड़कों पर ले आई। जब मैं मैट्रिक पास किया तो शहर जाकर ट्रक ड्राइवर का काम सीख लिया। पैसों की तंगी ऐसी थी कि पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तब से लेकर आज तक हजारों किलोमीटर सड़कें मैंने अपने ट्रक से नाप ली हैं। गांव में लोग मुझे इज्जत देते हैं, लेकिन साथ ही ताना भी कसते हैं। ड्राइवर की जिंदगी तो बस पेट पालने के लिए है। घर परिवार सब बर्बाद हो जाता है। मैं सुनता हूं पर चुप रहता हूं। सच भी है, जिंदगी का आधा हिस्सा डीजल और धुएं में गुजर जाता है। लेकिन यही काम है जिसने मेरे बच्चों को स्कूल भेजा, मेरे छोटे भाइयों को सहारा दिया। आज रात भी मैं एक लंबा सफर करने निकला हूं। ट्रक में सीमेंट की बोरियां भरी हैं। डिलीवरी कस्बे में करनी है। रास्ता वही कुख्यात जंगल वाला हाईवे है जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मेरे साथ है मिथुन। वो गांव का ही लड़का है, करीब 22 साल का। खलासी का काम करता है। मैं उसे छोटा भाई मानता हूं। उसके साथ सफर आसान हो जाता है, वरना अकेले आदमी को नींद और थकान डरा देती है। सामने रात का सन्नाटा फैल चुका है। घड़ी में करीब 11:30 बजे हैं। सड़क पर सिर्फ मेरी ट्रक की गड़गड़ाहट और इंजन की घर्र घर्र आवाज गूंज रही है। ट्रक चलाते हुए मेरी आंखें आगे सड़क पर थीं, लेकिन दिमाग अपने परिवार में अटका हुआ था। पत्नी अक्सर शिकायत करती है, अरुण, तुम कभी घर पर रहते ही नहीं। बच्चों को देखो, वो तुम्हें ढूंढते रहते हैं। मैं समझता हूं उसकी बात, पर कमाऊं नहीं तो घर कैसे चलेगा। गांव में काम कहां है, खेती से पेट नहीं भरता। समाज में भी लोग कहते हैं ड्राइवर लोग सारा दिन बाहर रहते हैं, न जाने कहां घूमते हैं। लेकिन वही लोग मेरे पास उधार मांगने भी आते हैं। जिंदगी बड़ी अजीब है। मैंने देखा मिथुन खिड़की से बाहर झांक रहा था। वो बोला, भैया, ये जंगल बड़ा डरावना लगता है। सुना है यहाँ हादसे बहुत होते हैं। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हादसे डर से नहीं होते बेटा, गलती से होते हैं। गाड़ी संभाल कर चलाओ, हादसा नहीं होगा। बाकी ये भूत प्रेत की बातें लोग यूं ही फैलाते हैं। लेकिन सच कहूं तो मेरे दिल में भी हल्का सा डर बैठा था, क्योंकि ये रास्ता मैंने ज्यादा बार नहीं लिया था। और सुनी सुनाई कहानियां इंसान को कहीं न कहीं अंदर से हिला ही देती हैं। करीब आधे घंटे बाद सड़क के किनारे मैंने कुछ हलचल देखी। लाल साड़ी में एक औरत खड़ी थी, सिर पर गहरा घूंघट। मैंने सोचा, इतनी रात को कोई औरत यहाँ क्या कर रही है। मिथुन ने धीरे से मेरा हाथ दबाया और बोला, भैया, ये कौन होगी इतनी रात इस जंगल में। मैंने ट्रक धीमा किया और कहा, शायद उसे मदद चाहिए हो। पर जैसे ही हेडलाइट उसके चेहरे पर पड़ी, मेरी सांस अटक गई। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। आंखें ऐसी चमक रही थीं जैसे अंधेरे में अंगारे हों। मेरे हाथ अचानक स्टीयरिंग पर कांप उठे। मिथुन डर से चिल्लाया, भैया, ये इंसान नहीं है। मैंने झटके से ब्रेक दबाए। ट्रक जोर से हिचककर सड़क के बीचों बीच रुक गया। लेकिन जब दोबारा देखा, वहां कोई नहीं था। सड़क खाली थी। चारों तरफ सिर्फ धुंध और बारिश की हल्की बूंदें। फिर मैंने ट्रक स्टार्ट किया और जाने लगा। फिर हमें कुछ दूरी पर एक ढाबा दिखा। मैंने ट्रक रोका, सोचा थोड़ा रुक जाए, शायद नींद और तनाव उतर जाए। चाय मंगाई। ढाबे वाला बुजुर्ग हमारी बातें सुन रहा था। उसने धीरे से कहा, बेटा, इस रास्ते पर रात को सावधान रहना। यहाँ एक औरत की आत्मा भटकती है। लाल साड़ी पहनकर खड़ी हो जाती है। जिसने भी उसे देखा उसका बुरा हाल हुआ। मेरे दिल में हल्की सनसनी दौड़ गई। मिथुन तो वैसे ही पीला पड़ गया था।
मैंने बुजुर्ग की बात को हंसी में उड़ाने की कोशिश की। काका, हम ड्राइवर लोग हर रोज नई नई कहानियां सुनते हैं। पेट पालना है तो सड़क का डर निकालना पड़ेगा। पर सच कहूं तो अंदर से मैं भी घबराया हुआ था। ढाबे से निकलकर हम फिर हाईवे पर आ गए। बारिश अब तेज हो गई थी। वाइपर लगातार चल रहे थे। अचानक वही लाल साड़ी वाली औरत सड़क के बीच आ खड़ी हुई। इस बार मैं साफ देख पा रहा था। वो हड्डी पसली से लटकती आधा जला चेहरा लिए हमें घूर रही थी। मैंने स्टीयरिंग घुमाकर ट्रक दूसरी ओर मोड़ा। तभी ट्रक के पीछे से जोर का धक्का लगा, जैसे कोई दूसरी गाड़ी ने ठोकर मारी हो। मैंने शीशे से पीछे झांका। बारिश और धुंध के बीच एक जला हुआ ट्रक हमारी ओर दौड़ रहा था। उसकी हेडलाइट्स खून जैसी लाल चमक रही थीं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मिथुन चीख उठा और बोला, भैया, ये मौत है, ये पीछा कर रही है। मैंने ब्रेक छोड़कर ट्रक को और तेज कर दिया। सामने अंधेरा था, पीछे जलता हुआ ट्रक और बीच में हम। मैं डर के मारे एक्सीलेटर पर पैर रखा ट्रक तेज रफ्तार से हाईवे पर दौड़ गया। बारिश इतनी तेज थी कि वाइपर भी हार मान रहे थे। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कसकर जमे हुए थे। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि खुद मुझे अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। पीछे नजर डाली तो फिर वही नजारा, एक जला हुआ ट्रक आग जैसी लाल हेडलाइट्स के साथ हमारी तरफ सीधा आता हुआ। मैंने डरते हुए अपने आप से कहा, अरुण, तुझे मजबूत रहना होगा। अगर डर गया तो मिथुन का क्या होगा? ड्राइवर होने के नाते मैं डर दिखा भी नहीं सकता था, पर सच ये था कि मेरी हड्डियों तक डर समा चुका था। मिथुन कांपती आवाज में बोला, भैया, ये कोई इंसानी ट्रक नहीं है, ये भूत है। मैंने दांत भींचकर कहा, भूत हो या शैतान, हमें बचना है, हिम्मत रख। फिर ट्रक संभालते हुए मेरे दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगीं। मुझे याद आया, गांव के लोग अक्सर कहते थे, उस जंगल वाले हाईवे पर जो भी औरत को देखता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मुझे लगा शायद यही सच है। कितने ही ड्राइवर इस रास्ते पर हादसे में मारे गए थे। क्या मैं भी उनमें से एक बनने वाला हूं? नहीं, मैंने अपने आप से कहा, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा है, मैं मर नहीं सकता। यह सब सोचकर मैंने सर झटका और साइड व्यू मिरर में देखा तो पीछे वाला ट्रक नजदीक आ रहा था। उसकी आवाज डरावनी थी, जैसे लोहे को घसीटा जा रहा हो। धुएं और जलने की बदबू तक महसूस हो रही थी। मिथुन मेरी बाजू पकड़कर चिल्लाया, भैया, गाड़ी और तेज करो, ये हमें कुचल देगा। मैंने एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक अब जानवर की तरह दहाड़ रहा था, लेकिन हैरानी ये थी कि मेरा ट्रक चाहे जितना तेज दौड़े, वो जला हुआ ट्रक उसी दूरी पर बना रहता था। न पास आता न दूर जाता, मानो वो खेल रहा हो। अचानक ट्रक के भीतर अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे कोई महिला हंस रही हो, धीमी मगर इतनी डरावनी कि रूह कांप जाए। मिथुन ने कानों पर हाथ रख ली। मैंने दांत भींचकर कहा, किसी का खेल है, ये सब हम दिमाग से निकाल। पर अंदर से मैं जान चुका था, ये इंसानों का खेल नहीं। उस वक्त मुझे अपना गांव याद आया। वो छोटे छोटे रास्ते, खेतों की खुशबू, माँ की आवाज, बच्चे जो हर बार मेरे लौटने पर दौड़कर गले लगते थे। अगर आज मैं यहां हार गया तो शायद कभी अपने गांव वापस न जा पाऊं। तभी सामने एक मोड़ आया। जैसे ही ट्रक मोड़ पर पहुंचा, अचानक सड़क के बीच वही औरत खड़ी थी। लाल साड़ी, जला चेहरा, चमकती आंखें। मैंने पूरी ताकत से हॉर्न बजाया, पर वो टस से मस नहीं हुई। आखिरी पल में मैंने ट्रक दूसरी तरफ मोड़ दिया। ट्रक जोर से झटका खाकर साइड में चढ़ा और जैसे तैसे बच गया। लेकिन पीछे वाला जला हुआ ट्रक, वो सीधा उस औरत से टकराया और धुएं के गुब्बार में गायब हो गया। कुछ देर बाद सड़क फिर खाली थी। न जलता हुआ ट्रक, न लाल साड़ी वाली औरत, बस बारिश और अंधेरा। मिथुन की आवाज कांप रही थी, भैया, ये सब क्या था? हम तो मर ही गए थे। मैंने गहरी सांस ली और कहा, पता नहीं, पर यह रास्ता सामान्य नहीं है। कुछ न कुछ राज जरूर है। मेरे मन में अब एक नया विचार जन्म ले चुका था। ये सब क्यों हो रहा है? ये औरत कौन है? और ये जला हुआ ट्रक किसका है? मुझे महसूस हुआ कि सच जाने बिना ये पीछा खत्म नहीं होगा। फिर मैं ट्रक को सड़क पर लेकर आया और सड़क पर दौड़ा दिया। रात के लगभग 1:30 बजे होंगे।
बारिश धीरे धीरे थम चुकी थी, लेकिन आसमान में बादल अब भी गरज रहे थे। सड़क पर चारों तरफ पानी जमा था और ट्रक की हेडलाइट उस पर पड़कर अजीब सी चमक पैदा कर रही थी। मिथुन सीट से टिक गया था। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वो अंदर तक हिल चुका है। उसने धीमी आवाज में कहा, भैया कहीं गाड़ी रोक दें, थोड़ी देर आराम कर लें, ये रास्ता सही नहीं लग रहा। मैंने भी महसूस किया कि थकान हावी हो रही है। आंखें भारी लग रही थीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हादसा हो सकता है। मैंने ट्रक सड़क किनारे एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे रोक दिया। चारों तरफ घना जंगल था, न कोई गाड़ी न कोई इंसान, बस हवा में अजीब सी नमी और मिट्टी की गंध। इंजन बंद किया तो अचानक गहरा सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि खुद की सांसें भी साफ सुनाई दे रही थीं। मिथुन ने फुसफुसाकर कहा, भैया यहां तो और भी डर लग रहा है। मैंने मजबूरी में कहा, डर से काम नहीं चलेगा, थोड़ी देर आराम करेंगे फिर निकलेंगे। मैंने सीट पर सिर टेका और आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी ट्रक के शीशे पर जैसे किसी ने थपथपाया हो। मैंने झटके से आंखें खोली। बाहर कुछ नहीं था, बस धुंध में लहराती परछाइयां। मिथुन डर के मारे कांप रहा था। भैया कोई है बाहर? मैंने दरवाजा खोलकर टॉर्च जलाई। पेड़, झाड़ियां और धुंध के अलावा कुछ नहीं दिखा, पर अंदर से लग रहा था कोई हमें घूर रहा है। उस पल मुझे माँ की कही बातें याद आईं। वो हमेशा कहती थीं, बेटा रात और जंगल में कभी भी ठहरना मत, वहां वो दिखाई देते हैं जो दिन के उजाले में कभी नहीं दिखते। माँ की बात सुनकर बचपन में मैं हंस देता था, लेकिन आज ये जंगल उस कहावत को सच कर रहा था। अचानक सन्नाटे को तोड़ते हुए एक आवाज आई, छन छन, जैसे किसी औरत के पैरों में पायल बजी हो। मेरा खून जम गया। मिथुन ने मेरे हाथ पकड़ लिए। भैया ये वही है, लाल साड़ी वाली। आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। पेड़ के पीछे से धुंध हटी और सचमुच एक औरत दिखाई दी। लाल साड़ी, चेहरा आधा जला हुआ और उसकी आंखें सीधी हमारी तरफ। उस औरत के हर कदम के साथ मेरी सांसें अटक रही थीं। छन छन, पायल की आवाज जैसे सीधे मेरे कानों में नहीं बल्कि मेरी नसों में उतर रही थी। मिथुन पूरी तरह कांप रहा था। मिथुन बोला, भैया इंजन स्टार्ट करो, चलो यहां से। मैंने कोशिश की, लेकिन हाथ कांपने के कारण चाबी सही से घुमा ही नहीं पा रहा था। इंजन खड़खड़ाया, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। अब वो औरत करीब आ चुकी थी। हेडलाइट की रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखने लगा, आधा जला हुआ, छाले पड़े हुए और आंखों में जलती हुई लौ जैसी चमक। उसने अपने हाथ उठाए जैसे हमें रोक रही हो। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या वो हमें बचाना चाहती है या हमारी मौत बुला रही है? अचानक ट्रक का शीशा अपने आप धुंधला हो गया, जैसे किसी ने अंदर से उस पर सांस छोड़ी हो, और उस धुंध में एक उंगली से लिखे अक्षर उभर आए, मत भागो। मिथुन चीख पड़ा, भैया ये तो ट्रक के अंदर भी है। मैंने पूरा जोर लगाकर गाड़ी स्टार्ट की। इंजन गड़गड़ाया और आखिरकार चालू हो गया। बिना पीछे देखे मैंने एक्सीलेटर दबाया, लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, पीछे से वही आवाज आई, छन छन, जैसे वो हमारे साथ साथ चल रही हो। हम डरते हुए ट्रक चला रहे थे। कुछ ही मिनटों में हाईवे का लंबा मोड़ आया। मैं पूरी ताकत से ट्रक दौड़ा रहा था, लेकिन साइड मिरर में साफ दिख रहा था, लाल साड़ी लहराती हुई वो औरत अब भी पीछे है। मिथुन रोने जैसा हो गया। वो बोला, भैया ये इंसान नहीं है, हमें पकड़ लेगी। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, धैर्य रख, ये चाहे जो भी है हम इससे हार नहीं सकते। लेकिन मन ही मन मुझे लग रहा था, क्या वाकई हम इससे बच पाएंगे? जैसे ही ट्रक अगली चढ़ाई पर पहुंचा, वो औरत अचानक रास्ते के बीच आकर खड़ी हो गई। मैंने ब्रेक लगाया। ट्रक रुकते रुकते उसके बिल्कुल पास आ गया। अब वो सिर्फ कुछ फीट की दूरी पर थी। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में जमी थीं। फिर उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज हवा में गूंज उठी, तुम्हें सच जानना होगा। इतना कहकर वो अचानक धुंध में घुल गई। ट्रक अभी भी चालू था, लेकिन मेरा दिमाग ठहर गया था। उस औरत की आवाज जैसे अब भी कानों में गूंज रही थी, तुम्हें सच जानना होगा। मिथुन मेरी ओर झुककर बोला, भैया ये औरत आखिर चाहती क्या है? हमें क्यों रोकती है?
क्यों छोड़कर चली जाती है? मैं चुप रहा। दिल कह रहा था कि अगर ये हमें मारना चाहती तो अब तक कर चुकी होती। वो हमें कहीं धकेल रही है, किसी सच्चाई की तरफ। मैंने ट्रक फिर से सड़क पर दौड़ा दिया। कुछ ही दूरी पर मैंने देखा, सड़क किनारे एक टूटा हुआ बिजली का खंभा पड़ा था। उसके पास ही मिट्टी में कुछ जली हुई चीजें बिखरी पड़ी थीं। मैंने ट्रक रोका और बाहर उतर आया। मिथुन हिचकिचाया। भैया, बाहर क्यों जा रहे हो? ये जगह डरावनी है। मैंने टॉर्च जलाई और पास गया। मिट्टी में आधे जले हुए कपड़े, लोहे के टुकड़े और टूटी पायल पड़ी थी। मिथुन कांपते हुए बोला, भैया, ये किसी हादसे की जगह लगती है। मुझे अचानक गांव में सुनी बातें याद आईं। कहते थे कुछ साल पहले यहां एक ट्रक पलटा था। उसमें मजदूर और एक औरत भी थी। सब जिंदा जल गए। मैंने मिट्टी से वो टूटी पायल उठाई। जैसे ही हाथ लगाया, अचानक हवा का तेज झोंका चला और ट्रक का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। मिथुन डरकर चीख पड़ा, भैया, वो फिर आ जाएगी। मैं पायल हाथ में लिए खड़ा रह गया। दिल कह रहा था, ये औरत वही है, वही हादसे में मरी औरत, और ये पायल उसकी निशानी है। हम दोनों फिर ट्रक में बैठ गए। इंजन चालू किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। पर कुछ ही देर बाद मुझे लगा कि ड्राइवर सीट के पीछे कोई बैठा है। मैंने शीशे में झांका। धुंधली परछाई, लाल रंग की झलक, जैसे वो औरत अब हमारे साथ सफर कर रही हो। मिथुन ने भी देख लिया। उसकी आंखें फटी रह गईं। भैया, ये तो हमारे साथ है। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। दिल दहला देने वाला ख्याल आया, शायद वो हमें कहीं ले जा रही है, उस रात के सच तक। मैंने स्टीयरिंग पर निगाहें जमाए कहा, नहीं मिथुन, अब साफ हो गया है। ये हमें मारने नहीं आई, ये हमें किसी सच तक पहुंचा रही है। जैसे ही हम आगे बढ़े, ट्रक अपने आप धीमा होने लगा। मैंने एक्सीलेटर दबाया, लेकिन गाड़ी तेज नहीं हुई। मिथुन घबराकर बोला, भैया, गाड़ी रुक क्यों रही है? क्या खराब हो गया? मैंने कुछ नहीं कहा, बस सामने देखा। काली सड़क के बीचों बीच धुंध से ढकी हुई जमीन पर अजीब सी चमक थी। ट्रक खुद ब खुद उसी जगह आकर रुक गया। अचानक ट्रक का शीशा धुंध से भर गया और उस धुंध में चलती तस्वीरें उभरने लगीं, जैसे कोई सिनेमा चल रहा हो। मैं और मिथुन दोनों हैरानी से देखने लगे। तस्वीरों में वही जगह थी, यही हाईवे, लेकिन सालों पहले की। मैंने देखा एक पुराना ट्रक, उसमें ढेर सारे मजदूर और एक औरत, वही लाल साड़ी वाली, हंसती हुई, बच्चों से बातें करती हुई। अचानक ट्रक पलटा, आग भड़क उठी। लोग चीखते रहे, पर कोई मदद को नहीं आया, और उस आग में वही औरत जलती रही। उसकी चीखें मेरे कान फाड़ रही थीं। मिथुन रोने लगा, भैया, ये तो सच है, यही हादसा हुआ था, यही औरत है, ये तो जिंदा जल गई थी। मैं पत्थर की तरह खामोश था, पर उस औरत की परछाई पीछे से खड़ी हुई और धीरे धीरे मेरे कान में फुसफुसाई। हादसा नहीं था, साजिश थी। मैंने सुना तो मेरी रूह कांप गई। तभी धुंध अचानक साफ हो गई। ट्रक का शीशा फिर सामान्य हो गया, पर अब दिल में और भी डर था। अगर यह हादसा नहीं था तो फिर किसने किया था? मैंने मिथुन की ओर देखा। उसकी आंखों में वही सवाल था जो मेरी आंखों में था। हम दोनों समझ चुके थे, अब खेल और गहरा है और हमें इसे जानना ही होगा। लेकिन ट्रक अभी भी धीरे धीरे हाईवे पर दौड़ रहा था। धुंध लगभग हट चुकी थी, लेकिन अब भी चारों तरफ अंधेरा और सुनसान जंगल था। मिथुन ने फुसफुसाया, भैया, अब कहां जाए? ये रास्ता तो जैसे कभी खत्म ही नहीं होगा। मैंने कहा, मिथुन, थोड़ा आगे ही एक ढाबा है, वहीं रुकते हैं कुछ पता लगाने के लिए, शायद कोई गांव वाला सच बता दे। हमने ढाबे के पास ट्रक रोका। ढाबा पुराना, जर्जर लकड़ी के घर जैसा था। अंदर हल्की रोशनी थी। एक बुजुर्ग आदमी, करीब 70 साल का, लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था। जैसे ही हमने ट्रक रोका, उसका ध्यान हमारी तरफ गया। मैंने नम्रता से कहा, काका, हमें इस हाईवे पर हुए हादसे के बारे में कुछ पता है? बुजुर्ग ने घूरते हुए कहा, तुम लोगों ने लाल साड़ी वाली औरत तो देखी ही होगी। मैंने कहा, हाँ। काका बोले, वो वही है, पर हादसा कोई हादसा नहीं था, साजिश थी। मिथुन कांप पड़ा, भैया, ये सच है? ये कैसे? बुजुर्ग ने धीरे से बताया, कुछ लोग
ऊंचे पद वाले उस औरत और मजदूरों से डरते थे। माल वहां रुकना नहीं चाहिए था, पर उन्होंने रास्ता रोक लिया और ट्रक पलटवा दिया। आग सब जानबूझकर लगाई गई। मैंने बुजुर्ग से पूछा, पर यह लाल साड़ी वाली औरत अब भी क्यों दिखाई देती है? वह हिचकिचाया, फिर बोला, क्योंकि उसकी आत्मा अब भी सच की मांग कर रही है। हर किसी को जो इस हाईवे पर आता है वो उसे दिखती है, ताकि सच सामने आए। मिथुन ने कान दबाकर बोला, भैया हमें ये क्यों दिखा रही है? मैंने शांत होकर कहा, शायद ये हमें सच तक पहुंचाने के लिए हमें वो रास्ता दिखा रही है जो बाकी सब भूल गए। ढाबे से बाहर निकलते ही हमें लगने लगा कि अब सफर सिर्फ ट्रक की यात्रा नहीं, बल्कि सच्चाई की खोज बन गया है। हम दोनों जानते थे जो हमने अभी तक देखा वो तो केवल शुरुआत थी। फिर हम लोग ट्रक में बैठे। मैंने ट्रक को स्टार्ट किया और वहां से निकल गए ट्रक फिर हाईवे पर दौड़ रहा था। ढाबे में बुजुर्ग के बताए सच ने दोनों के दिलों में हलचल मचा दी थी। अब डर सिर्फ भूत का नहीं, इंसानी साजिश का भी था। मिथुन धीरे से बोला, भैया अब हमें क्या करना चाहिए? ये औरत ये हमें क्या दिखा रही है? मैंने ट्रक की हाई बीम जलाई और सड़क के किनारे ध्यान से देखा। धुंध अब भी गहरी थी, लेकिन कुछ पैरों के निशान उभर रहे थे, जैसे कोई हमें सच की ओर खींच रहा हो। जैसे ही ट्रक उन निशानों के पास पहुंचा, लाल साड़ी वाली औरत की परछाई सामने आई। उसने हाथ उठाया और धुंध में एक दिशा दिखाई। मैंने समझा ये हमें उन लोगों तक ले जा रही है जो हादसे के पीछे थे। मिथुन ने फुसफुसाया, भैया ये तो सच में हमारी मदद कर रही है। थोड़ी दूरी पर हमने देखा कुछ जर्जर घर, शायद उस रात हादसे के मुख्य लोगों का घर। बुजुर्ग ने बताया था कि वही लोग हैं जिनके दबाव से ट्रक पलटा और आग लगी। मिथुन घबरा गया और बोला, भैया अब हम उनसे क्या कहेंगे? मैंने कहा, पहले देखो फिर समझो। आत्मा हमें सिर्फ दिखा रही है, लड़ना या डरना हमारा काम नहीं है। ट्रक के इंजन की आवाज और धुंध में छिपी परछाई ने दोनों को अजीब साहस दिया। अब डर के साथ साथ सच्चाई की खोज का जुनून भी पैदा हो गया था। हम दोनों समझ चुके थे अगले मोड़ पर जो कुछ भी होगा वो केवल रहस्य नहीं, बल्कि साजिश का असली चेहरा होगा। फिर हमने उन घरों के पास पहुंचकर अपना ट्रक रोका। घरों से अचानक दो आदमी बाहर आए। उनकी निगाहें हमें घूर रही थीं। डर और शक दोनों साफ दिख रहे थे। मिथुन पीछे हटते हुए बोला, भैया अब क्या करेंगे? मैंने धीरे कहा, पहले शांत रहो, हमें हर बात ध्यान से देखनी है, झुककर डरना नहीं। लाल साड़ी वाली आत्मा अचानक ट्रक के बाहर प्रकट हुई। उसने हाथ उठाकर हमें इशारा किया कि सबूत इकट्ठा करो और साजिश उजागर करो। हम लोग ट्रक से बाहर उतरे। मिथुन ने हिम्मत जुटाई और पूछा, आप लोगों के साथ उस रात क्या हुआ था? क्यों ट्रक पलटा? दोनों आदमी डरते हुए पीछे हटे। फिर उन्होंने कहा, कुछ मत पूछो, यह तुम्हारे लिए खतरनाक है। मैंने कहा, लेकिन आत्मा के संकेत ने हमें हिम्मत दी। मैंने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, हमें सच चाहिए, जितना भी छिपा हुआ है सामने लाओ, नहीं तो हाईवे और गांव में और मौतें होंगी। आधी रात की खामोशी में दोनों लोग धीरे धीरे सच बताने लगे। हादसा जानबूझकर करवाया गया था और लाल साड़ी वाली औरत और मजदूरों को जलाया गया था। मिथुन ने धीरे से कहा, भैया अब समझ में आ रहा है, यही वजह है कि आत्मा हमें दिखा रही थी। उन लोगों ने बताया यहां से थोड़ी दूर एक घर है, वहीं बक्से में सब छिपा है। हम लोग यह सुनकर ट्रक में बैठे और उसे घर की तरफ निकल गए। लेकिन रात अब और काली स्याही की तरह फैल चुकी थी। लेकिन अब मेरे मन में डर से ज्यादा गुस्सा और सवाल थे। मैंने स्टीयरिंग पर हाथ कसकर रखा और मिथुन की ओर देखा। वो कांपती आवाज में बोला, भैया अगर हमने सबूत न ढूंढे तो कोई यकीन नहीं करेगा। मैंने गहरी सांस ली। तू सही कह रहा है मिथुन, अब वक्त है कि सच को जिंदा किया जाए। हमने ट्रक एक पुराने जर्जर घर के पास रोका और ट्रक से उतरकर उसे घर की तरफ गए। वो जगह सुनसान थी। दीवारों पर सीलन और टूटी खिड़कियां देखकर रूह कांप उठी। मैंने टॉर्च जलाई और मिथुन के साथ भीतर चला गया। अचानक मेरी नजर लकड़ी के एक बक्से पर पड़ी। ताला आधा टूटा हुआ था। मैंने जोर लगाया और ढक्कन खुल गया। बक्से के अंदर कुछ जली हुई कागज की फाइलें, लोहे के टुकड़े और एक पुरानी डायरी रखी थी।
मैंने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। उसमें साफ लिखा था, ट्रक को रोकने का आदेश ऊपर से आया है। मजदूरों और उस औरत को रास्ते से हटाना जरूरी है। अगर विरोध हुआ तो आग लगा देना, किसी को बचने मत देना। मेरे हाथ कांप उठे। गुस्से से मैंने दांत भींच लिए। तो ये हादसा नहीं था, ये खून था। मिथुन मेरी ओर देखते ही कांप गया। वो बोला, भैया ये तो साफ सबूत है, हमें इसे बचाकर रखना होगा। अचानक माहौल बदल गया। ठंडी हवा चली और हमारे सामने वही लाल साड़ी वाली औरत की परछाई खड़ी थी। लेकिन इस बार उसकी आंखों में जलती आग नहीं थी। उसकी नजरें नरम थीं और होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वो हमें आशीर्वाद दे रही हो। मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और धीरे से कहा, बहन, हमने सच पा लिया है, अब तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। इतना कहते ही भीतर से आवाज आई, कौन है वहां? किसने ये बक्सा छेड़ा? 3 आदमी हाथों में डंडे लेकर बाहर आ गए। उनके चेहरे पर गुस्सा और डर साफ झलक रहा था। वो 3 आदमी डंडे लिए हमारे सामने खड़े थे। उनके चेहरे देखकर ही समझ आ गया कि वही इस साजिश का हिस्सा थे। मैंने डायरी कसकर हाथ में पकड़ी और मिथुन की ओर देखा। आज डरना नहीं है मिथुन, ये लोग हमें रोक नहीं पाएंगे। मिथुन ने कांपते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अब डर से ज्यादा हिम्मत थी। एक आदमी गुर्राया, ये बक्सा छेड़ने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये सब कागज हमारे लिए मौत का फरमान है। मैंने गहरी सांस ली और सीधा उनकी आंखों में देखा और बोला, मौत का फरमान नहीं, तुम्हारे गुनाहों का सबूत है। वो तीनों हमें मारने के लिए आगे बढ़े। मैंने पास पड़ी लोहे की रॉड उठा ली और मिथुन ने भी लकड़ी का डंडा पकड़ लिया। लड़ाई छिड़ गई। अंधेरे में धूल और चीखों के बीच हम दोनों ने पूरी ताकत लगा दी। कई बार हमें लगे, लेकिन हिम्मत टूटने नहीं दी। अचानक पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया। लाल साड़ी वाली आत्मा उनके पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा अब डरावना नहीं, बल्कि सख्त और गुस्से से भरा था। तीनों आदमी उसे देखकर वहीं जड़ हो गए। उनकी आंखों में खौफ साफ था। मैंने मौका पाकर डायरी अपने बैग में रखी और मिथुन से कहा, चल, अब इन्हें पुलिस के हवाले करना होगा। हम दोनों किसी तरह वहां से निकलकर सीधा नजदीकी चौकी पहुंचे। पुलिस इंस्पेक्टर ने पहले हमें गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब मैंने डायरी, जली हुई फाइलें और बाकी सबूत उसके सामने रखे तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ ही देर में पुलिस उन तीनों को पकड़ लाई। पूछताछ में उन्होंने सब कबूल किया कि हादसा नहीं था, मजदूरों को रास्ते से हटाने की चाल थी। लाल साड़ी वाली औरत ने विरोध किया, इसलिए उसे जिंदा जला दिया गया। अगली सुबह हाईवे पर मजदूरों और गांव वालों की भीड़ थी। सबूतों के साथ सच सबके सामने था। गांव की औरतें रो पड़ीं। किसी ने कहा, हमने तो सोचा था कि वो औरत अपशकुन है, लेकिन असल में वो तो शहीद थी। मैंने आसमान की ओर देखा। वही लाल साड़ी वाली परछाई धीरे धीरे उभर आई, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। मुस्कुराती हुई उसने दोनों हाथ जोड़े और धुएं की तरह आसमान में विलीन हो गई। उस पल मुझे पहली बार सुकून मिला। मिथुन ने गहरी सांस ली और कहा, भैया, लगता है अब ये हाईवे सच में शांत हो जाएगा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और हल्की हंसी दी। हाँ मिथुन, अब कोई आत्मा नहीं, सिर्फ हमारी मेहनत की आवाज होगी इस रास्ते पर। फिर हम लोग ट्रक लेकर वहां से निकल पड़े। ट्रक फिर से हाईवे पर दौड़ पड़ा, लेकिन इस बार डर नहीं था, बल्कि भीतर एक गर्व था कि हमने एक निर्दोष आत्मा को इंसाफ दिलाया। लाल साड़ी वाली औरत की आत्मा हमेशा के लिए शांत हो गई। अरुण और मिथुन सिर्फ ट्रक ड्राइवर और खलासी नहीं रहे, बल्कि उस रहस्य को उजागर करने वाले गवाह बन गए। और सुनसान हाईवे अब डर का नहीं, इंसाफ की जीत का गवाह बन गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपना नाम और पता भी जरूर बताएं, जिससे हमें पता चले कि आप कहां से कहानी सुनते हैं और मैं आपका नाम अगली वीडियो में ले सकूं। साथ ही आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमारी और आपकी नज़दीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।